हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्टोरी टेलर जो आज आपके लिए लाया हूं विक्रम और बेताल की अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे इंटरेस्टिंग कहानी। तो इस कहानी को एंजॉय करने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। और आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, मगर ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देने के लिए काफ़ी है। ये कहानी औरत और पुरुष के चरित्र पर उठने वाले बेबुनियाद सवालों पर आधारित है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि औरत और पुरुष के चरित्र पर उठने वाले सवालों की वजह से ही सदियों से ही औरत और पुरुष को इल्ज़ाम रूपी पिंजरे में कैद करके रखा है। मुद्दे की बात यह है कि आप खुद भी सही मायने में सही तरीके से फैसला नहीं कर पाओगे कि औरत और पुरुष में से ज़्यादा लालची कौन है। सबसे अजीब बात तो ये है कि अगर आप सही मायने में तथ्यों को परखने की समझ रखते हैं तो भी राजा विक्रम का फैसला चाहे जो भी हो, आप कहीं ना कहीं राजा विक्रम के इस फैसले से खुद को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा क्या है आज की इस कहानी में जिससे कि हम किसी मोड़ पर पहुंचने के बाद भी हमेशा सही फैसले की तलाश में ही रहेंगे। यानी कि फैसला सुनने के बाद भी आप खुद से ही उलझ पड़ोगे। कभी लगेगा कि औरत ज़्यादा लालची होती है और अगले ही पल लगेगा कि नहीं पुरुष ज़्यादा लालची होता है। दिमाग हमेशा यही ताना बाना बुनता रहेगा कि आखिर क्या है सही फैसला। और ये ऐसी कैसी कहानी है, तो आइए हम भी जानते हैं इस कहानी को। यानी कि बेताल राजा विक्रम को एक दुविधा भरी कहानी सुनाता है और कहानी के अंत में राजा विक्रम से एक सवाल पूछता है कि बताओ राजा विक्रम, औरत और पुरुष में से ज़्यादा लालची कौन होता है। पूरी कहानी को गौर से सुनने के बाद राजा विक्रम बता देता है कि औरत और पुरुष में से ज़्यादा लालची कौन होता है। तो आइए हम भी जानते हैं राजा विक्रम ने औरत और पुरुष में से किसको ज़्यादा लालची बताया है। और अब हम भी आगे बढ़ते हैं उस रहस्यमयी कहानी की ओर जो बेताल राजा विक्रम को कुछ इस तरह से सुनाता है। सुनो राजा विक्रम, किसी समय में भोगवती नाम की एक नगरी थी और उसी नगरी में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा के पास चिंतामणि नाम का एक बड़ा ही विचित्र तोता था। एक दिन राजा ने अपने तोते से पूछा, बताओ चिंतामणि, हमारा विवाह किसके साथ होगा। तो तोते ने कहा कि महाराज, आपका विवाह चंद्रावती नाम की एक राजकुमारी के साथ होगा और वो अभी मगध देश में रहती है। चिंतामणि की इस बात की तहकीकात करने के लिए राजा ने ज्योतिषी को बुलाया और उससे भी यही सवाल पूछा। तो ज्योतिषी ने भी विवाह की वही बात बताई जो चिंतामणि तोते ने बताई थी। और उधर मगध देश की राजकुमारी चंद्रावती के पास भी एक मैना थी जिसका नाम मंजरी था। एक दिन राजकुमारी चंद्रावती ने मैना से पूछा कि मेरी प्यारी मैना, ज़रा बताओ मेरा विवाह किसके साथ होगा। तो मैना ने कहा कि राजकुमारी, भोगवती नगरी में एक राजकुमार है जिसका नाम रूपसेन है, उसके साथ आपका विवाह होगा। अब जैसा कि तोता और मैना ने विवाह की बात बताई थी, उसके अनुसार भोगवती नगरी के राजकुमार रूपसेन और मगध की राजकुमारी चंद्रावती का विवाह हो गया। विवाह के बाद रानी चंद्रावती के साथ उसकी प्यारी मैना भी उसी के साथ आ गई। मैना के आ जाने से तोते और मैना में बहुत गहरी दोस्ती हो गई और कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब राजा रूपसेन और रानी चंद्रावती ने तोता और मैना का प्यार देखकर उन दोनों की खुशी के लिए उनका भी विवाह कर दिया और उनके रहने के लिए एक बड़ा सा और प्यारा सा पिंजरा भी बनवा दिया। अब तोता और मैना की ज़िंदगी खुशी खुशी से कटने लगी और विवाह के बाद दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा चाहने लगे। सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक एक दिन तोता और मैना में बहुत ही ज़ोरों की बहस हो गई। दोनों के दोनों पुरुष और औरत के चरित्र के बारे में अपने अपने मत रखने लगे। मैना ने कहा कि पुरुष बड़ा ही पापी किस्म का होता है,
बहुत ही दगाबाज और अधर्मी भी होता है। मैना के पुरुषों के बारे में इस तरह के रवैये को देखकर तोते ने भी बताया कि औरत भी झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को नोचने के लिए तैयार हो गए। तोता और मैना की इतनी भयानक लड़ाई देखकर राजा तुरंत दौड़ा दौड़ा उन दोनों के पास आया और उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई तुम दोनों में जो एक दूसरे को नोचने के लिए तत्पर हो रहे हो, और इस सारे मसले का मुझे अभी तक पता क्यों नहीं है। राजा की ये बात सुनकर मैना ने कहा, महाराज, मैंने तोते से कहा कि मेरी नज़रों में पुरुष बड़े ही लालची और स्वार्थी होते हैं। मैना के मुख से ये बात सुनकर राजा के मन को भी एक जोर का धक्का लगा। आखिर राजा भी तो एक पुरुष ही है। और राजा ने मैना से कहा कि सुनो मैना, अगर तुम्हारा यही मानना है तो साबित करो कि पुरुष पापी, लालची और स्वार्थी होता है। राजा की ये बात सुनकर मैना ने पुरुष के चरित्र के ऊपर राजा और तोते को एक कहानी सुनाई कि सुनो महाराज, किसी समय इलापुर नगर में महाधन नाम का एक बहुत बड़ा सेठ था। उसके विवाह के कुछ दिनों बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया था, उसके लिए अच्छी शिक्षा का भी बंदोबस्त करवाया। पर लड़का बड़ा होकर अपनी मनमानी करने लगा और अपने पिता का कहना भी उसे अब दुख की चोट की तरह लगता था। और इसी बीच उसे जुए की लत भी लग गई और जुए की लत ने उसको बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया। अपने बेटे की ये हालत देखकर सेठ कुछ ही दिनों में मर गया। सेठ के मर जाने के बाद अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा और सेठ का सारा धन जुए में हार गया। और जब पास में कुछ नहीं बचा तो वो एक दिन नगर छोड़कर चंद्रपुरी नाम की एक नगरी में जा पहुंचा। चंद्रपुरी में हेमगुप्त नाम का एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था और वो लड़का घूमते घूमते उस साहूकार के घर पर जा पहुंचा। साहूकार के घर जाकर उस लड़के ने अपना परिचय दिया कि मैं इलापुर नगर का रहने वाला हूं और सेठ महाधन का लड़का हूं, और कहा कि साहूकार साहब, मैं समंदर पार प्रदेश में जहाज़ लेकर सौदागरी करने गया था। वहाँ पर मैंने अपना सारा माल बेच दिया और बहुत धन भी कमाया, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो समंदर में बहुत ज़ोर का तूफान आया जिससे मेरा जहाज़ पूरी तरह डूब गया और मैं जैसे तैसे समंदर की तेज़ लहरों से बच बचाकर यहाँ पर आ गया। उस साहूकार के एक लड़की थी जिसका नाम रत्नावती था। साहूकार को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे बैठे अपनी लड़की के लिए इतना अच्छा लड़का मिल गया। साहूकार ने उस लड़के को अपने घर में ही रख लिया और कुछ ही दिन बाद साहूकार ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। विवाह के बाद लड़का लड़की दोनों कुछ दिन साहूकार के घर पर रहने के बाद वहाँ से विदा हो गए। साहूकार ने उनकी विदाई के समय बहुत सारा धन भी दिया और अपनी लड़की की रखवाली के लिए एक दासी और कुछ रखवालों को भी उनके साथ भेज दिया। अब वो सब चलते चलते एक जंगल में पहुंचे और वहां आकर लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, यहाँ पर बहुत डर है, तुम अपने सारे गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। पति के कहने पर लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने साथ में आए रखवालों को कुछ धन देकर वापस लौटा दिया और लड़की के साथ आई दासी को मारकर कुएं में डाल दिया और अंत में अपनी पत्नी को बेहोश करके उसे भी उसी कुएं में डाल दिया। कुछ देर बाद जब वो स्त्री होश में आई तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पास से ही एक मुसाफिर उधर से गुजर रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वो मुसाफिर उस कुएं के पास आ गया और उसने उस स्त्री को कुएं से निकालकर सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। उस स्त्री ने अपने घर जाकर अपने माँ बाप से कहा कि रास्ते में चोरों ने हमारे सारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर कुएं में पटक दिया और मुझे भी बेहोश करके कुएं में ढकेलकर आगे भाग गई। स्त्री के पिता ने उसे दिलासा दी कि
तू चिंता मत कर, तेरा पति अभी जीवित ही होगा और किसी दिन वो ज़रूर आएगा। उधर वो लड़का अपनी पत्नी के सारे गहने लेकर अपने शहर जा पहुंचा। उसे तो जुए की लत ने जंजीरों की तरह जकड़ रखा था। वो सारे गहने फिर से जुए में हार गया। उसकी हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उसने बहाना बनाया कि वो फिर से अपने ससुराल जाएगा और वहाँ पर ये बताएगा कि उसके एक लड़का हुआ है। ये सोचकर वो फिर से अपने ससुराल को चल दिया। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उसे उसकी पत्नी मिली। वो बड़ी खुश हुई अपने पति को देखकर। उसने पति से कहा कि आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहाँ आकर सच्चाई नहीं बताई है, कोई और झूठी कहानी बताई है। अब साहूकार भी अपने जवाई से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको पहले की तरह बड़ी इज्जत और शान से अपने घर में रखा। कुछ दिन बाद जब एक रात को उसकी पत्नी गहने पहनकर सो रही थी, तो उसने चुपचाप छुर्री से अपनी पत्नी को मार डाला और उसके सारे गहने लेकर वहाँ से फिर से फरार हो गया। ये कहानी राजा को सुनाने के बाद मैना बोली, महाराज ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि पुरुष एक तरह का पापी, स्वार्थी और लालची होता है। राजा ने मैना की कहानी सुनने के बाद तोते से कहा, अब तुम बताओ कि औरत क्यों लालची और हत्यारी होती है। राजा के पूछने पर तोते ने राजा और मैना को ये कहानी सुनाई कि किसी समय कंचनपुर में सागरदत्त नाम का एक सेठ रहता था और उस सेठ के श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। कंचनपुर से कुछ ही दूरी पर श्री विजयनगर नाम का एक नगर था। उस नगर में सोमदत्त नाम का एक सेठ था और उस सेठ के एक लड़की थी जिसका विवाह श्रीदत्त से हुआ था। विवाह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। विवाह के 12 साल बीत जाने के बाद भी श्रीदत्त लौटकर नहीं आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वो अपनी अटारी पर खड़ी थी और वहीं से उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखते ही वो उस पर मोहित हो गई। जयश्री ने उस आदमी को अपनी सहेली के घर बुला लिया। अब रात होते ही जयश्री अपनी सहेली के घर चली जाती और रात भर वहीं पर रहती और सुबह सूरज के निकलने से पहले वापस अपने घर लौट आती। जयश्री का अपनी सहेली के घर जाने का सिलसिला कई दिन तक यूं ही चलता रहा। इसी दौरान एक दिन उसका पति विदेश से लौटकर वापस अपने घर आ गया। उसकी पत्नी बड़ी परेशान हो गई अपने पति से आ जाने से ये सोचकर कि अब वो क्या करेगी। उसका पति हारा थका आया था तो वो तो रात को जल्दी ही सो गया था और उसकी पत्नी हमेशा की तरह अपने दोस्त के पास चली गई। अब हुआ ये कि रास्ते में एक चोर खड़ा था और वो चोर ये देखने लगा कि ये औरत जाती कहाँ है और वो औरत धीरे धीरे छुपती छुपाती अपनी सहेली के घर पर पहुंच गई। उस औरत की सच्चाई पकड़ने के लिए वो चोर भी उसके पीछे पीछे जा पहुंचा। अब संयोग से ये हुआ कि वो औरत जिस आदमी के पास गई थी उस आदमी को एक जहरीले सांप ने काट लिया था और वो उस औरत के आने से पहले ही वहां पर मरा पड़ा था। उस औरत ने समझा कि वो सो रहा है। वहीं पर घर के आंगन में एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा बैठा रोज रोज की ये रासलीला देखता रहता था। उस पिशाच के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी आत्मा को उस मरे हुए आदमी के शरीर में प्रवेश किया और उस औरत की नाक काट ली और फिर उस आदमी के शरीर से निकलकर वापस उसी पेड़ पर जा बैठ गया। वो औरत रोती रोती अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने उसको सलाह दी कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने पति के पास जाकर बैठ जा और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जा। तुझे रोती हुई को देखकर अगर कोई पूछे तो उससे कहना कि मेरे पति ने मेरा नाक काट डाला। उस औरत ने ऐसा ही किया। अपने पति के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर उसका पति भी जाग गया और आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए।
जब उसके पति को सारा हाल मालूम हुआ तो वो बड़ा दुखी हुआ। उस औरत के पिता ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। उस औरत की ऐसी हालत देखकर राजा को उसके पति पर बड़ा ही गुस्सा आया। राजा ने कहा कि इस आदमी को सूली पर लटका दो। वहां पर वो चोर भी खड़ा हुआ था जिसने चुपके से रात को उस औरत का पीछा किया था और सारा हाल अपनी आंखों से देखा था। जब उस चोर ने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सारा हाल सच सच बता दिया और बोला कि महाराज, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए। जब सब लोगों ने वहां जाकर देखा तो उस आदमी के मुंह में सच में ही उस औरत का नाक था और राजा को भी इस बात पर विश्वास हो गया और उसके पति की सज़ा भी माफ़ हो गई। ये कहानी सुनाकर तोता राजा से बोला कि महाराज, ये सारी कहानी मैंने अपनी आंखों से देखी है और कहा कि औरत ऐसी ही होती है। राजा ने उस औरत का सिर मुंडवाया और फिर उसे गधे पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया और अंत में शहर से उस औरत को बाहर छुड़वा दिया। ये कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा कि बताओ राजा विक्रम, पुरुष और औरत में से ज़्यादा लालची कौन होता है? राजा विक्रम ने कहा, औरत ज़्यादा लालची होती है। बेताल ने पूछा, वो कैसे राजा विक्रम? तो राजा विक्रम ने जवाब दिया कि मर्द चाहे कितना ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार हमेशा रहता ही है, लेकिन औरत इस मामले में बड़ी ही कमज़ोर होती है, इसीलिए औरत ज़्यादा लालची होती है। राजा विक्रम का ये जवाब सुनकर बेताल बोला, वाह राजा विक्रम, सलाम है तेरी समझदारी को। बेताल राजा विक्रम को इतना बोलकर फिर से गायब हो गया और फिर से उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम फिर से लौटकर उस पेड़ के पास गया और बेताल को पकड़कर फिर से अपने साथ लेकर चलने लगा। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा कि सुनो राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चल चलूँगा, मगर मेरी एक शर्त है और शर्त यह है कि मैं तुझे एक मेरी कहानी सुनाऊंगा। अगर रास्ता काटना है तो कहानी तो सुननी ही पड़ेगी और तू सुनेगा भी, नहीं तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तू बीच में भी नहीं बोलेगा। जैसे ही तू बीच में बोला मैं फिर से गायब हो जाऊंगा और फिर से उसी पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। बताओ राजा विक्रम, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? राजा विक्रम ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप कहानी सुनाइए। ये सुनकर बेताल राजा विक्रम को 5वीं कहानी सुनाने लग जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपने राजा विक्रम का फैसला तो सुन लिया, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से आपको क्या लगता है कि औरत और पुरुष में से ज़्यादा लालची कौन होता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मुलाकात करते हैं हम अगली कहानी में, यानी कि 5वीं कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।